नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकादमी में। दोस्तों, आज हिंदी के स्मार्ट सेशन में हम हिंदी ग्रामर पर चर्चा करने वाले हैं और हिंदी ग्रामर में हम समास पर चर्चा करने वाले हैं कि समास के कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन से समास होते हैं, इसके हम अर्थ, परिभाषा, भेद एवं उदाहरण पर चर्चा करने वाले हैं और इसके कुछ एमसीक्यू भी आपको प्रोवाइड कराएंगे जो समास से संबंधित इंपोर्टेंट पूछे जाते हैं। ये क्लास है 6 से 12 तक, या आप किसी भी टीजीटी, पीजीटी या किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बेहद खास होने वाला है। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और प्यारा सा कमेंट करते हैं। आज के सेशन में हम आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन का जो है वो पहला क्वेश्चन होगा, हम समास पर चर्चा करें और समास की हम पहले परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या होगी? समास की परिभाषा होती है, समास को संक्षिप्तीकरण कहा जाता है। दूसरे शब्दों में समास को संक्षिप्त करने की एक प्रक्रिया है जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हैं। एक स्वतंत्र शब्द को समास कहते हैं। दया का सागर का उदाहरण दया सागर हो गया। यानी हम विस्तृत रूप से उसको न कह करके उसको संक्षिप्त रूप में संक्षेपीकरण हम उसका करते हैं। जैसे संधि होती है दो वर्णों के मेल से बनी होती है और समास जो है वो दो शब्दों को मिलकर बना होता है। ठीक है, तो इसमें समास और विग्रह होते हैं। समास, परिभाषा, भेद, उदाहरण जानते हैं। अभी हमने कहा कि समास संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में समास संक्षेप करना का एक प्रक्रिया है। दो या दो से अधिक शब्दों को परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा कारक चिन्हों का लोप होने पर उन दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल से बने एक स्वतंत्र शब्द को समास कहा जाता है। उदाहरण जैसे दया का सागर, समासिक पद हो जाएगा दया सागर। ये इसका समास विग्रह हो गया और ये इसका हो जाएगा सामसिक पद यानी समास। ठीक है, जैसे संस्कृत में कहते हैं समसन्नमित समासा। तो समास के भेद पर चर्चा कर लेते हैं। समास के 6 भेद बताए गए हैं। द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास और बहुव्रीहि समास। इन समास पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि ये समास होते क्या है, इनकी पहचान क्या है। सबसे पहले आज हम जानेंगे इसमें कि समास क्या है, समास के प्रश्न कौन से है, समास की परिभाषा और भेद क्या है, समास के भेद और चार समास के प्रकार, इन सभी पर चर्चा करने वाले हैं। पहले देख लेते हैं समास के भेद। हमने पढ़ लिए द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययभाव और बहुव्रीहि समास। इनमें पहले संख्या में जो क्रम में जो आता है अव्ययभाव समास आता है, तत्पुरुष समास इसके बाद आता है। अब पहले बात करते हैं पहले समास की, अव्ययभाव समास। जिस समास पद का पूर्व पद अव्यय हो और अव्ययभाव समास कहलाता है। अव्यय यह वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है। पूर्व पद अव्यय शब्द। पूर्व पद का मतलब जैसे यथा दे रखा है, हमने इसको यथा लिखा। ठीक है, तो पूर्व पद और उत्तर पद हम कैसे जानेंगे? जैसे संधि में होता है प्लस से पहले और प्लस के बाद। ठीक है, इसको हम मानेंगे कि माना ये स्थान हमने लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमने स्थान लिखा हुआ है, ये जो है ये इसका पूर्व पद आ गया और ये भाग इसका उत्तर पद। यथा जो है पूर्व पद है और स्थान जो है उत्तर पद हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, जिसका पूर्व पद यानी पहले वाला पद जो है वो अव्यय शब्द होता है, वो अव्ययभाव समास कहलाता है। उत्तर पद इसका प्रधान होता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा आ जाएगा और क्या है, यह वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है। क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता जो बताते हो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कहा यथा स्थान, स्थान के अनुसार। यथा मतलब जैसे आता है, जैसे। ठीक है, यथा का अर्थ होता है जैसे, तो ये अव्यय शब्द हो गया। तो यथा स्थान के अनुसार, जैसे व्युत्पत्ति है, व्युत्धन उत्पत्ति। यहाँ पर व्युत्पत्ति में पूर्व पद कौन सा होगा? पूर्व पद और उत्पत्ति व्याधन उत्पत्ति। ठीक है, उत्पत्ति शब्द हो जाएगा जीवन भर। व्युत्पत्ति का मतलब जीवन भर हो जाएगा। अब जैसे प्रतिदिन है, प्रति उपसर्ग, प्रति यहाँ पर उपसर्ग दिया और प्रति यथा अव्यय शब्द में आ जाएगा। दिन इसमें पूर्व पद हो गया यानी प्रधान हो गया, तो प्रत्येक दिन आ जाएगा। यथा समय, यथा भी इसमें पूर्व पद है, अव्यय भाव है, अव्यय शब्द है और समय क्या है? मुख्य हो गया, प्रधान हो गया। तो समय के अनुसार यानी
यथासमय। तो ये है अव्ययभाव समास की पहचान कि जिसका पूर्व पद जो है वो अव्यय शब्द हो, उत्तर पद इसका प्रधान हो तथा क्रिया विशेषण कहलाता हो तो वो अव्ययभाव समास हो गया। बात करते हैं दूसरे नंबर पर है तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास की चर्चा कर लेते हैं। तत्पुरुष समास का मतलब होता है जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष समास कहलाता है। दोनों के बीच में परसर्ग का लोप रहता है। परसर्ग लोप के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 पद होते हैं। क्या कहा? जिसका पूर्व पद गौण हो लेकिन उत्तर पद इसका प्रधान हो। उत्तर पद हमने जैसे इसमें कहा था, हमने पूर्व पद क्या आ गया, यथा आ गया, उत्तर पद उत्तर पद इसका क्या हो गया, तो पूर्व पद जिसका गौण, गौण का मतलब वो है तो लेकिन ना होने के बराबर है, और दूसरा उत्तर पद जिसका प्रधान होता है वो तत्पुरुष समास का रहता है। और तत्पुरुष समास का जो है वो 6 भागों में विभक्त किया गया है। इसको द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष को कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे ये कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष यानी द्वितीय तत्पुरुष, संस्कृत में इसको द्वितीय तत्पुरुष कहते हैं क्योंकि द्वितीय विभक्ति का होता है। कर्म का चिन्ह होता है को, यानी को का लोप, जैसे भोक्ता, मत को देने वाला, गिर गिर ग्रहकट, ग्रह को काटने वाला। कारण तत्पुरुष जहां करण कारक का लोप हुआ हो, करण यहां से करण कारक आ जाएगी इसका दूसरा तृतीय विभक्ति, तृतीय तत्पुरुष इसको संस्कृत में कहा जाता है, और ये कहा हिंदी में कहा जाएगा इसको करण तत्पुरुष। जहां करण कारक का लोप हुआ, करण का मतलब होता है करने वाला, जिसके अनुसार हम कार्य करते हैं। नवजात, जन्म से उत्पन्न। ठीक है, मुंह मांगा, मुंह से मांगा हुआ। गुणहीन, गुणों से हीन। ठीक है, जो कारण बनता है, इसका हीन होने का कारण क्या बना, गुण, यानी गुण नहीं है इसलिए वो हीन हो गया। ठीक है, यानी करण कारक तृतीय विभक्ति का मतलब होता है जिसके द्वारा हम करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हम सब्जी के लिए बाजार गए, तो बाजार जाने का कारण क्या था, वो सब्जी लाना, तो ये जो कारण बनता है वो करण कारक आ गया, करण तत्पुरुष इसको कहा जाता है, यानी कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। चौथे पे आता है संप्रदान। ठीक है, ये संपर्क इसको कहा जाता है, संपर्क तत्पुरुष यानी संप्रदान तत्पुरुष कहा जाता है इसको, संप्रदान कारक इसको कहा जाता है। हथकड़ी के लिए इसका चिन्ह होता है हाथ के लिए अगली कड़ी, यह सत्य, सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। ठीक है, वैसे 5 नंबर पर आता है पंचमी तत्पुरुष को कहा जाता है संस्कृत में, लेकिन यहाँ अपादान तत्पुरुष को कहा जाएगा। अपादान कारक का मतलब होता है अलगाव, इसका अलगाव भी होता है। विछुड़ना यानी एक स्थान से अलग होना, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो पेड़ से पत्ता अलग हो गया, यानी वो अब उस पर जुड़ने वाला नहीं। यही जो अलगाव होता है, ऋषिकेश से हरिद्वार गया, यानी ऋषिकेश स्थान को छोड़ करके वो हरिद्वार चला गया, एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाता है, तत्पुरुष समास इसमें कहलाता है, यानी अपादान तत्पुरुष समास यहाँ पर हो जाएगा। धनहीन, धन से हीन, से चिन्ह इसका हो जाएगा धन से हीन, धन नहीं है जिसके पास, धन दूर हो रखा वो हीन हो गया, अपादान कारक आ गया। भय से, भय से भय, जन्म से अंध यानी अंधा। ठीक है, उसी प्रकार से आ जाएगा षष्ठी तत्पुरुष में संबंध तत्पुरुष इसमें हो जाएगा, जहां संबंधों को दर्शाता है, जैसे प्रेम सागर, प्रेम का सागर। ठीक है, ये संबंध है, सागर के किससे संबंध है, प्रेम से, और प्रेम को किससे संबंध है, सागर से। अपरिभाषित, जिनकी चर्या। भारत रत्न, भारत का रत्न, ये रत्न का भारत से संबंध है, भारत का रत्न से संबंधित। ठीक है, एक दूसरे का पूरक जहां होते हैं। अब आता है सप्तमी तत्पुरुष यानी अधिकरण कारक, यहाँ पर हो जाएगा। अधिकरण का मतलब होता है सप्तमी कारक, यानी जहां हमारा अधिकार प्राप्त हो जाता है, जिस पर हमारा अधिकार होता है वो, जैसे घर, घर हमारा अधिकार होगा, गांव, गांव हमारा अधिकार हो गया, जिला, जिला हमारा अधिकार हो गया, राज्य, राज्य पे हमारा अधिकार है, भारत, भारत में हमारा अधिकार हो जाएगा। नीति निपुण, नीति में निपुण, नीति पर उसका अधिकार है।
आस्था, आत्मा पर विश्वास करने वाला वो आस्था हो गया। घुड़सवार, घोड़े पर सवार होना, घोड़ा उसका क्या है, घोड़े पर उसका अधिकार है, कुल मिलाकर के दूसरे के घोड़े पर नहीं बैठ सकता। तो ये शब्दी में तत्पुरुष यानी अधिकरण तत्पुरुष यहाँ पर हो जाएगा, कारण काल लोप हो। ठीक है, बात करते हैं तीसरे नंबर दो दो समास पर हमने बात कर ली है, अव्ययभाव समास और तत्पुरुष समास पर। तीसरे समास की बात करते हैं द्वंद्व समास। ये समास, ये समास की सरल सरल से पहचान हम अगर बताएंगे, जहां पर ये तो योजित चिन्ह होता है और दूसरी पहचान क्या है इसकी कि जहां जो है ये विलोम शब्द हो, आपस में विलोम शब्द हो, तो ये भी तत्पुरुष समास की पहचान है। और जहां योजक चिन्ह बीच में होता है वो भी द्वंद्व समास की पहचान है। ठीक है, योजक चिन्ह का मतलब जो हल्का सा डैश बीच में लगा होता है वो द्वंद्व समास, योजक चिन्ह इसको कहा जाता है। और विलोम शब्द हो जाएगा जिस समास में पूर्व पद उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं। जैसे अव्ययभाव समास में क्या था कि जिसका पूर्व पद अव्यय शब्द हो उत्तर पद प्रधान हो, और तत्पुरुष समास में क्या था, जिसका पूर्व पद गौण हो और उत्तर पद जिसका प्रधान हो। लेकिन यहाँ का द्वंद्व समास में क्या था, जिसके दोनों पद पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं, अर्थ की दृष्टि से दोनों स्वतंत्र होते हैं और स्वतंत्र भी होते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं लेकिन स्वतंत्र होते हैं, उन्हें मध्य समास लोप हो द्वंद्व समास कहलाता है। ठीक है, जैसे ये है माता और पिता, दोनों प्रधान है, माता भी उतनी प्रधान है और पिता भी उतनी प्रधान है, तो ये योजक चिन्ह लगा हुआ योजक चिन्ह। ठीक है, संस्कृत में कहते हैं माता च पिता च। ठीक है, माता पिता च पितरो इसका बन जाता है, यहाँ पर बनेगा माता और पिता। संस्कृत में चा आता है माता च पिता, और हिंदी में आएगा और, यही पहचान है इसकी कि और जहां आ रहा हो बीच में वो द्वंद्व समास है। और दूसरी पहचान योजक चिन्ह जहां आ रखा हो समझो वो द्वंद्व समास है। तीसरी पहचान वो विलोम शब्द है, जैसे माता और पिता, राम कृष्ण, बहन भाई, यहाँ पर भाई हो जाएगा, भाई बहन। ठीक है, पाप पुण्य सुख दुख, ये दोनों क्या है, विलोम शब्द है योजक चिन्ह। तो ये इसकी पहचान है कि पाप पुण्य का मतलब पाप और पुण्य, सुख दुख का मतलब सुख और दुख। तो ये आपको पता चल गया होगा कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं, जिनके दोनों पद प्रधान होते हैं। पहचान हो जाएगी आपकी योजक चिन्ह और लगा होगा और विलोम शब्द होगा। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे नंबर पर द्विगु समास की। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची है, पूर्व पद हमने उत्तर पद पूर्व पद हमने जान लिया, जैसे नवरत्न है तो नव क्या है, इसमें पूर्व पद आ गया, और रत्न इसमें उत्तर पद आ गया। ठीक है, रत्न क्या आ गया, उत्तर पद। तो ये नव जो है ये पूर्व पद हो गया, ये उत्तर पद। इसमें क्या कहा, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची, पूर्व पद में संख्या हो, उत्तर पद जो है उसका प्रधान हो। ठीक है, रत्न प्रधान हो गया और नव क्या है, ये नौ है। नवरत्न मतलब नौ रत्नों का समूह, तो नवरत्न हो जाएगा। जहां ऐसे 9 7 3 5 4 2 1 आ रहा हो, समझो वो क्या है, संख्या। नवरत्न सप्तद्वीप, 7 द्वीपों का समूह, त्रिभुवन तीनों भुवनों का समूह, सप्त मंजिल 7 मंजिलों का समूह। तो ये जहां आता है ऐसी संख्या पहले आते हैं पूर्व पद में, समझो वो द्विगु समास है। ठीक है, ऊपर से पहचान लेते हैं फिर। यह अव्ययभाव समास क्या है, जिसका उत्तर पद प्रधान हो, पूर्व पद संख्या व शब्द, जिसका पूर्व पद अव्यय शब्द हो उत्तर पद प्रधान हो। और तत्पुरुष समास क्या होगा, जिसका पूर्व पद गौण हो उत्तर पद प्रधान हो। द्विगु समास, द्वंद्व समास क्या हो जाएगा, जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं। और द्विगु समास क्या हो जाएगा, जिसका पूर्व पद संख्यावाची होता है। ठीक है, अब बात करते हैं पांचवें समास की, कर्मधारय समास। जिस समास में पूर्व पद विशेष्य और उत्तर पद विशेषण हो, ठीक है, विशेषण आ जाएगा, कर्मधारय समास कहलाता है। यानी जैसे ये है, अभी हमने कहा काली मिर्च, ठीक है, ये काली मिर्च जो है, तो काली क्या आ जाएगा, पूर्व पद है। पूर्व पद क्या कहा, विशेषण। विशेषण का मतलब जिसके गुणों की चर्चा हो रही है, तो विशेषण क्या होगा, मिर्च। सॉरी, जिस क्या का विशेष्य और विशेषण, तो विशेष क्या है, ये काली क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, मिर्च क्या हो जाएगी, विशेषण। जिसके गुणों का बखान किया जा रहा है वो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा कर्मधारय समास। यानी विशेष और विशेषण जहां होता है वो कर्मधारय समास हो जाएगा। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, मिर्च क्या हो गया, विशेष आ गया, और विशेषण क्या हो गया, काला रंग। नील कमल, नीला है जो कमल, नील क्या हो गया, विशेषण हो गया। कमल किसका विशेषण है, विशेष कौन हो जाएगा, कमल। पीतांबर, पीला हो जो अंबर, तो अंबर क्या है, विशेष,
और पीला क्या है? विशेषण। चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख, मुख आ गया विशेष्य और चंद्रमा के समान आ गया। तो ये कुल मिलाकर कर्मधारय समास का मतलब विशेष और विशेषण परक होते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की बहुब्रीहि समास की बात करते हैं। इसको जरा ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। डिफिकल्ट क्या लगेगा? बहुब्रीहि समास का मतलब जिस समास में 3 प्रकार के अर्थ का बोध होता है बहुब्रीहि समास कहलाता है। इसमें 3 प्रकार के अर्थ, कहने का मतलब अगर हम इसको सरल भाषा में समझेंगे तो बहुब्रीहि समास का अर्थ मतलब होता है जिसका पूर्व पद आपने समझ लिया। जैसे ये महात्मा लिखा हुआ है, ठीक है, ये महात्मा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? महात्मा। ठीक है, महात्मा लिखा हुआ है तो इसका पूर्व पद क्या हो जाएगा? महान। महान धन आत्मा, महान धन आत्मा आ जाएगी। महान क्या आ गया? पूर्व पद आ गया और आत्मा क्या आ गया? उत्तर पद आ गया। तो इसमें कहा है कि जिसका पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान न होकर के तीसरा अर्थ निकलता हो वो बहुब्रीहि समास कहलाता है। इसलिए कहा जिसके 3 प्रकार के अर्थ निकलते, न तो पहला प्रधान है न दूसरा प्रधान है बल्कि तीसरा अर्थ निकल रहा है, जो गौण है उसका तीसरा अर्थ निकल रहा है, वो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। महात्मा की बात करें, महान है जो आत्मा वो उच्च आत्मा कहलाती है। ठीक है, उच्च आत्मा कहलाने वाला वो कौन है? ये इसमें से नहीं है कोई, वो कोई भी हो सकता है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो किसका नाम है? शिव जी का। शिव जी कौन सा अर्थ हो गया? तीसरा अर्थ हो गया। ठीक है, तो ना इसमें नीला, नील प्रमुख था न कंठ प्रमुख था, बल्कि नीलकंठ किसका नाम है? शिव जी का। तीसरा अर्थ इसमें प्रमुख हो जाएगा। इसलिए बहुब्रीहि समास का क्या पहचान हो जाएगी? जिसका पूर्व पद उत्तर पद दोनों प्रधान न होकर के तीसरा अर्थ निकल रहा हो वो बहुब्रीहि समास कहलाता है। लंबोदर देखेंगे, लंबा है उदर जिसका, ठीक है, लंबा है उदर जिसका, यानी उदर का मतलब पेट। किसका पेट लंबा होता है? तो गणेश जी का पेट लंबा होता है, इसलिए गणेश जी का नाम है लंबोदर। तो गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले यानी पर्वत को धारण करने वाला तो किसने किया था? कृष्ण ने किया था ना। गिरि इसमें पूर्व पद, पूर्व पद गिरि हो गया, उत्तर पद धर हो गया, तो ना गिरि इसमें प्रधान है न धर प्रधान है, बल्कि कृष्ण इसमें प्रधान हो जाएगा। मक्खीचूस, बहुत कंजूस व्यक्ति को कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें उत्तर पद क्या होगा? जो कंजूस व्यक्ति होगा उसका परिभाषा दी है। तो ये थे समास 6 प्रकार के। अव्ययवाद समास की पहचान हमने बताई थी, जिसका पूर्व पद जो है अव्यय शब्द हो। तत्पुरुष की बताई थी जिसका उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास की जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं। द्विगु समास की जिसका पूर्व पद संख्यावाची होता है। कर्मधारय समास की जिसका विशेष और विशेषण होता है। बहुब्रीहि समास जिसका तीसरा अर्थ निकलता है। ये 6 प्रकार के समास थे। आइए जानते हैं इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रश्न बनेंगे इसके, किस समास में शब्दों के मध्य पाठक का शब्द का लोप हो जाता है? तो द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययभाव। उत्तर आ जाएगा इसका सी ऑप्शन, यानी द्वंद्व समास। यानी जिस समास में पाठक शब्द का लोप हो जाता है। बात करते हैं दूसरे प्रश्न पर, नील कमल का विग्रह क्या हो जाएगा? नीला है जो कमल, नील है जो कमल, नीला नीला है कमल, नील है कमल। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नीला है जो, जिस कमल की बात कर रही है। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? कर्मधारय समास इसमें आ जाएगा। विशेष विशेषण की बात करें, कमल विशेष है और नीला क्या है? विशेषण। ठीक है, तो नीला है जो कमल। प्रश्न नंबर 3 की बात करते थे, पूर्व पद संख्यावाची शब्द है, अव्ययभाव द्वंद्व कर्मधारय द्विगु। तो पूर्व पद हमने संख्यावाची किसकी कहा था? राइट आंसर 3 का आ जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है। प्रश्न नंबर 4 की बात करें, आत्मविश्वास में समास कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययभाव। राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी तत्पुरुष समास। आत्मविश्वास, ठीक है, तत्पुरुष समास इसमें हो जाएगा क्योंकि इसमें क्या है? वो विश्वास को जगाया जा रहा है। कौन सा तत्पुरुष समास हो जाएगा इसमें? तो इसमें क्या आएगा? आत्मा का विश्वास से संबंध है, संबंध षष्ठी तत्पुरुष यानी संबंध तत्पुरुष समास इसमें आ जाएगा।
पांचवे की बात करें, जन्मांध शब्द है कर्मधारय तत्पुरुष बहुव्रीहि दोगु। राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी तत्पुरुष समास इसमें हो जाएगा। जन्मांध, जन्म, इसमें भी संबंध हो जाएगा क्योंकि जन्म से अंधा है जो, इससे संबंध इसका हो जाएगा। बात करें 6, यथा स्थान। सामसिक शब्द का विग्रह क्या होगा? यथा और स्थान, यथा के अनुसार, यथा का स्थान, स्थान का यथा। राइट आंसर 6 का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, यथा के अनुसार, यानी इसमें अव्ययभाव समास हो जाएगा क्योंकि इसमें पूर्व पद यथा पूर्व पद अव्यय शब्द हो जाएगा। सातवें प्रश्न की बात करें, जिस समास में दोनों उत्तरों के मध्य एक से एक विशेषण तीसरे अर्थ का बोध करा रहा हो उसे क्या कहते हैं? तो इसमें क्या कहा जाएगा उसको, जिसका तीसरा अर्थ निकलता है, बहुव्रीहि समास उसको कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 8 की बात करें, सप्तद्वीप सामसिक पद का विग्रह क्या होगा? सात द्वीपों का समूह, सात द्वीपों का समूह, द्वंद्व समास, द्विगु समास इसमें हो जाएगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा 8 का डी ऑप्शन, यानी सात द्वीपों का समूह। आखिरी क्वेश्चन इसका होगा, मतदाता सामसिक शब्द का विग्रह क्या होगा? मत को देने वाला, मत का दाता, मत को देने वाला, मत और दाता। राइट आंसर आपका हो जाएगा 9 का ए ऑप्शन, यानी मत को देने वाला। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के समास हमने पहचाने, इसके एमसीक्यू भी हमने आपको दिया, तो ये बेहद इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। चैनल पर नहीं, प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, प्यारा सा कमेंट करें। कल फिर मिलते हैं व्याकरण के सेशन में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।